सी पढ़ना। देखो हम इसको यहाँ से लेके तुम लोग भी यहाँ से पढ़ सकते हो ऐसा, अगर ये नहीं कि हम यहाँ से बता रहे हैं, तुम लोग भी यहाँ से जाके के पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे कंटेंट यहाँ पे लिखे, सिंपल लैंग्वेज में तुमको हर एक एग्जाम्पल के साथ पता है। तो अब देखो ये कलाकारी किसका कौन है जो कलाकारी करना चालू कर दिया, मतलब नहीं कर सकता नहीं, जब तक हमको एनोटेशन ऑफ नहीं करेंगे हम नहीं सुन। रुको हम ऑफ ही कर देते हैं, हम लोग करते रहो एनोटेट। तो ये था, अब हमको पता था थोड़ा सा, सबको पता है कि सी को डेवलप कौन किया था, डेनिस रिची ने किया था 1972 में बेल्स लैबोरेटरी बेल्जियम में। ज्यादा नहीं, किसी इतना जानो कि सी को लैंग्वेज को डेवलप डेनिस रिची के द्वारा 1972 में बेल्स लैबोरेटरी में किया गया। क्यों डेवलप किया गया था? तो ऐसा हुआ था कि उस समय सारा असेंबली लैंग्वेज एग्जिस्ट करता था, सारा असेंबली लैंग्वेज एग्जिस्ट करता था। तो अब था कि एक ऐसा लैंग्वेज चाहिए, असेंबली लैंग्वेज को हर कोई, असेंबली लैंग्वेज इन सेंस का मतलब 0 और 1 का। तो अब वहां 0 और 1 को हर कोई तो नहीं लिख सकता था, जो टेक्नीशियन था वो सिर्फ लिख पाता, हर कोई इसको नहीं। तो अब आया कि नहीं, एक ऐसा लैंग्वेज एग्जिस्ट करना चाहिए जो लैंग्वेज क्या कर सके, हम कोई एक नॉर्मल भी प्रोग्रामर भी लिख सके, जिसको अच्छा टेक्नीशियन नहीं है, जो एक कॉमन अथी है वो भी लिख सके। तो उस काम के लिए क्या किया गया, 2-3 लैंग्वेज पहले से एग्जिस्ट करता था, उस 2-3 लैंग्वेज को मिला करके हमको सी बनाया गया। अब वो 2-3 लैंग्वेज कौन सा है देख लेना जा करके कि विच 2 लैंग्वेज, बी और एक करके बीसीपीएल करके है ये जो भी। तो हम लोग अब ये क्यों किया गया था, तो सीधे उसके बाद सी को क्यों माना अथी पहले माना जाता था, ये क्या करता, बाकी जितने भी लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, या जो भी लैंग्वेज है, ये तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। सी एकमात्र लैंग्वेज है जो डायरेक्ट तुम्हारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, इसलिए कहा जाता है हम लोग को सी पढ़ने। सी पढ़ने, एक तो पहले क्या है, सी में हर किसी चीज के लिए बहुत कम सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ इनबिल्ट बहुत कम फंक्शंस है। दूसरा, सी हमारा डायरेक्ट, देखो यहाँ लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज इज डेवलप डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ योर हार्डवेयर। सी लैंग्वेज हमारा डायरेक्ट क्या करता है, हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, जो भी ड्राइवर होता है, कर्नल होता है, तो इसलिए फास्ट होता है। अगर फास्टनेस की बात करें तो दूसरे जावा या इस सब के अपेक्षा सी लैंग्वेज फास्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट टू आउट होगा बोलना, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्या करता है, एक्सेस करता है हमारे हार्डवेयर से, तो इसको बीच में किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये डायरेक्ट, जावा और पाइथन के केस में क्या होता है, वो हमको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करके और उसको पढ़ने देता है, तो थोड़ा समय लगता है। उसके बाद सी को क्या कहा जाता है, सी को हम कंसीडर करते हैं बेस के लिए, क्योंकि ये सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही बना था, मतलब एक जेन्युइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले यही बना था, इसलिए इसको हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बेस मानते हैं, और इसीलिए इसको हम मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। क्योंकि जो भी हम आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख रहे हैं, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, C++ हो, सारे इसी से बने हुए हैं, इससे ही ड्राइव करके, इसी को फीचर को ड्राइव करके बनाया हुआ है, उसी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर को लगा के कुछ नया फीचर लगा के बना हुआ है। इसलिए सी क्या है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बेस है, इसलिए इसको मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब है इसको क्या क्या हम कह सकते हैं, तो इट कैन बी डिफाइंड एज मदर लैंग्वेज। दूसरा, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तीसरा, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड का मतलब इसमें हमको एक फिक्स प्रोसीड्यूर से चलना पड़ता है, एक फिक्स प्रोसीड्यूर से चलना पड़ता है इसमें। चौथा, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हम स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलते हैं। और पांचवा है तुम्हारा मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ तुम पढ़े हो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग लेवल के होते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे असेंबली लैंग्वेज, उसको हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा और पाइथन, ये सबको हम हाई लेवल कहते हैं। और ये बीच में आता है, ये ना लो है ना हाई है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होते हैं जो डायरेक्ट थी तुमको तुम्हारे क्या कहे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। ये बीच में है, इसलिए इसको मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो बाकी सब एक खाली का रिस्पॉन्स आ रहा है, देखो बहुत मेहनत करके बैक रिस्पॉन्स। तो हमको रिस्पॉन्स चाहिए, पूरे क्लास का रिस्पॉन्स चाहिए, कि हम बैक जा करके तुम लोग को बता रहे हैं, ये हमको बताना नहीं चाहिए था, डाटा स्ट्रक्चर में हम बैक जा
डाटा स्ट्रक्चर का क्लास था, हमको सी बताना नहीं चाहिए था, हम मान के चलते कि सी तुमको आ रहा है, लेकिन मैंने देख लिया यहाँ 21 स्टूडेंट है तो 14 स्टूडेंट, यानी कह सकते हो 75% स्टूडेंट को नहीं आता है सी, बेसिक्स भी नहीं आता है। तो अभी अगर उनको हम पॉइंटर लेके चले नहीं आएगा उनको, क्लियर पॉइंटर नहीं होगा, तो इसलिए कॉर्पोरेट करके चलो, हम लोग का टारगेट रहेगा कि 1 वीक में हम लोग कंप्लीट कर ले सी को, तब लोग हम फिर बैक आएंगे। तो पहला था कि ये क्या कहा, ये मदर लैंग्वेज है, सी को हम लोग मदर लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी जितने भी अति है तुम्हारे कंपाइलर है, जेवीएम है या कर्नल है, सभी सी में लिखे। इवन तुमको बता दे, हमारा जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स बना था वो भी तुमको सी में बना हुआ था, और सी का मेनली यूज तुमको कंसोल एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है, जो तुम लोग अभी कोड ब्लॉक में देखते थे। कोड ब्लॉक में ओपन करते थे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के समय में तुम क्या सेलेक्ट करते थे, कंसोल एप्लीकेशन, क्योंकि सी का मेन काम वही है, सी इज यूज टू मेक कंसोल एप्लीकेशन, कि वो एप्लीकेशन जो कंसोल पे पड़े। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तुम सी नहीं यूज कर सकते, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए तुमको जावा यूज करना पड़ेगा, तो हर किसी का ये है। उसके बाद क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड द कोड कांसेप्ट लाइक एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग etc दैट आर बीइंग यूज्ड इन मेनी लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प etc। इसके बाद सी क्या करता है हमको, सी हमको क्या करता है, कोड कंसेप्ट प्रोवाइड करता है अलग अलग थी, जैसे एरे का, स्ट्रिंग का, फंक्शन का, फाइल हैंडलिंग का, इस सब का कोड कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। सी प्लस प्लस में भी स्ट्रिंग है, लेकिन वहां कोड कंसेप्ट नहीं देगा, वहां बहुत सारा फंक्शन इनबिल्ट एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही जावा में भी स्ट्रिंग है, फंक्शन है, फाइल हैंडलिंग है, लेकिन वहां पे बहुत सारा क्या होगा, तुमको सपोर्ट मिल जाएगा। सी में इस सब के लिए सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो पाइथन पढ़े होंगे उनको पता होगा कि पाइथन के लिए, स्ट्रिंग के लिए पाइथन में बहुत सारा सपोर्ट है। अगर कंपेयर करना है तो strcmp एक अथी होता है, अगर दो अथी करना है तो बहुत सारा पूरा पाइथन में फंक्शन ही है, तो वहां तुम कोड कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ तुमको कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ कोड कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। दूसरा क्या है, सी एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी क्या है, सी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सी के हेल्प से हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, वही सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बिकॉज क्या है, सी लैंग्वेज इज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जांपल ड्राइवर कर्नल, इट इज जनरली यूज्ड टू क्रिएट हार्डवेयर डिवाइस, ओएस, ड्राइवर, कर्नल etc। फॉर एग्जांपल लिनक्स कर्नल इज रिटन इन सी। तो क्या कर रहा है, सी हमारा क्या है, सी एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं, क्यों लो लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कि ड्राइवर और कर्नल के, और इसके हेल्प से हम लोग हार्डवेयर डिवाइस क्रिएट करते हैं, ओएस क्रिएट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोले, ड्राइवर्स करते हैं, कर्नल करते हैं, जैसे एग्जांपल बोला लिनक्स का जो कर्नल है, लिनक्स का कर्नल अभी मत उतना देखो, कर्नल एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, कोड रन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड। ओके, तो इट कांट बी यूज फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग लाइक जावा, .NET, PHP। यहाँ एक लिमिटेशन भी बता दिया कि सी के हेल्प से हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं, लेकिन इसके हेल्प से हम लोग इंटरनेट प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर बैकएंड कहो लिखना, वो नहीं लिख पाते। जो बैकएंड, अगर हम एक वेबसाइट का बैकएंड जो हम लोग जावा, .NET या PHP से लिखते हैं, वो सी से नहीं लिख सकते, एक लिमिटेशंस भी है। तीसरा, सी एज ए प्रोसीडरल लैंग्वेज। अब सी क्या है, एक प्रोसीडरल लैंग्वेज है, एक प्रोसीड्यूर इज नोन एज फंक्शन, मेथड, रूटीन। तो सी में क्या होता है, सारा हम क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको ब्रेक करते हैं फंक्शंस में, फंक्शंस या डाटा स्ट्रक्चर में ब्रेक करके लिखते हैं। यही देख रहे हो, एक प्रोसीडरल लैंग्वेज ब्रेक दी प्रोग्राम इनटू फंक्शंस, डाटा स्ट्रक्चर etc। एक प्रोसीडरल लैंग्वेज वो होता है जो हमारे प्रोग्राम को फंक्शन और डाटा स्ट्रक्चर में ब्रेक करता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर। फिर सी एक प्रोसीडरल लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेरिएबल और फंक्शन प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करते हैं फिर यूज करते हैं। उसके बाद ऐसे कह रहा सी हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जैसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये एक सबसेट होता है प्रोसीडरल लैंग्वेज को। स्ट्रक्चर मींस टू ब्रेक ए प्रोग्राम इनटू पार्ट और ब्लॉक सो दैट इट कैन बी इजी अंडरस्टैंड। स्ट्रक्चर करने का मतलब कि हम अपने प्रोग्राम को इजी पार्ट में ब्रेक कर दे ताकि हम लोग उसको इजीली समझ सके। तो सी में क्या ये काम हम कर सकते हैं, बल्कि सी इसी के लिए फेमस भी है। सी में सारा काम फंक्शंस के हेल्प से किया जाता है, जिससे प्रोग्राम हमारा इजी होता है। पांचवा बोला कि सी हमारा क्या है, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये क्या करता है, ये तुमको लो लेवल और हाई लेवल दोनों के फीचर को सपोर्ट करता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन हुआ, जो असेंबली लैंग्वेज है,
और हाई लेवल हो गया जावा, पाइथन, ये सब। तो सी को हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा लो लेवल और हाई लेवल दोनों के फीचर को सपोर्ट करता है। जैसे सी लेवल प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू असेंबली कोड, इट सपोर्ट पॉइंटर अरिथमेटिक। लो लेवल अभी हम लोग आज देखने वाले थे, यही चीज, यही टॉपिक देखने वाले थे, पॉइंटर अरिथमेटिक। बट इट इज मशीन इंडिपेंडेंट, ये फीचर ऑफ हाई लेवल। पहला क्या बोला कि सी में हम सी के प्रोग्राम को हम लोग इजिली असेंबली कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंटर अरिथमेटिक को सपोर्ट करता है, जो एक लेवल लो लेवल है। और तो और ये मशीन इंडिपेंडेंट भी है, जो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर है। मशीन इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि उसमें लिखा हुआ प्रोग्राम किसी भी मशीन पे तुम रन कर सकते हो। जैसे जावा या पाइथन में लिखा हुआ प्रोग्राम तुम किसी भी मशीन पे रन कर सकते हो। तो ये एक फीचर है हाई लेवल का। A low level language is specific to one machine, that is machine dependent. It is machine dependent, fast to run, but it is not easy to understand. अब बोला एक लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो किसी एक मशीन से फिक्स्ड रहता है। जैसे अगर हम बात करें थी कि तुमको असेंबली लैंग्वेज जो है उसको जिस मशीन पे लिखते हो उसी मशीन पे रन कर सकते हो। अगर दूसरे मशीन पे हम ले गए तो हमको फिर से उसको रिकोड करना पड़ेगा। जो 0-1 का कोडिंग जो होता था वो मशीन, जिस मशीन पे लिखा गया था सिर्फ उसी मशीन पे यूज किया जा सकता था। दूसरे मशीन पे अगर जाता था तो उसका फिर से हमको, तो ये और इजी भी नहीं था। और हाई लेवल लैंग्वेज किसी एक मशीन से इंडिपेंडेंट पे स्पेसिफिक नहीं होता, ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है और इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ हम उतना आगे जाएंगे नहीं, हम वो पार्ट बताएंगे जो यूजफुल है। अब रामायण कथा हम हिस्ट्री तुमको पढ़ना होगा तो ये वेबसाइट हम देखो दे दी है, तुम जा करके अपने जस्ट क्या करना, सर्च करना सी जावा टी पॉइंट, यहाँ से तुम पढ़ सकते हो। देखो और भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं कि बहुत इजी है, हम हमेशा इसी को फॉलो करते हैं। हम अपने समय में भी यही पढ़े थे और अभी भी यही पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत इजी एकदम एग्जाम्पल के साथ बताए हो। तो ये है। तो अब हम उसमें रामायण कथा पे नहीं जाएंगे, हम वो चीज जानेंगे जो हमको कोडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीज, अब हिस्ट्री इसका हम बताने बैठे, हिस्ट्री बताए कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये सब नहीं बताए, वो चीज बताते हैं जो कॉमन है। अब देखो अभी ये 6 टॉपिक देख रहे हो, ये वो 6 टॉपिक है जो तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर पढ़ोगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ोगे ये तुमको मिलेगा। ये 6 टॉपिक वो टॉपिक है जो टॉपिक हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पलट के देख ले तो वो हमेशा मिलता है। पहला कांस्टेंट, कांस्टेंट सबको पता है कांस्टेंट क्या होता है, जो हमारा नंबर है या जो भी डाटा है। तो ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो उनको पता है कि वहां हम डाटा डालेंगे ही। कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वो है जो हम जिसके हेल्प से हम लोग अपने कांस्टेंट को स्टोर करते हैं, या कह सकते हैं वेरिएबल एक, वेरिएबल क्या है, एक तुमको आइडेंटिफायर भी इसको कहा जाता है, इसलिए कि इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसे इंट ए लिए तो यहाँ क्या किए, हम एक इंटीजर टाइप का ब्लॉक क्रिएट किए। अब इंटीजर टाइप का ब्लॉक क्रिएट किए हैं, एक मिनट रुको, जैसे मान लो ये ब्लॉक हम क्रिएट किए और इसका इंटीजर टाइप का ब्लॉक क्रिएट किए। देखो समझना थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होता है लिखने में। तो ये इंटीजर टाइप का मान लो हम कैपिटल में लिख रहे हैं, तुमको पता है यहाँ इंट हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है कीवर्ड्स। तो ये इंटीजर टाइप का ब्लॉक है। अब इसका ये तो हो गया इंट टाइप का, इंटीजर है तो इसका 4 बाइट होगा पता है, लेकिन इस ब्लॉक का नेमिंग कौन करेगा, हमारा वेरिएबल। ये वेरिएबल मान लो इंट ए लिए तो इसका क्या होगा, नेम ए। तो ये वेरिएबल ही है ना जो हमारे ब्लॉक को आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, इसलिए इसको आइडेंटिफाइड भी कहा जाता है, इसी को वेरिएबल भी कहा जाता है। तो ये भी हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। तीसरा होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग इफ एल्स कहते हैं। इफ एल्स कहते हैं तो ये हर लैंग्वेज में तुम पलट के देखना मिलेगा। ये लूप्स होता है चौथा, लूप्स जो हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप पढ़ते हैं, ये हर में होते हैं, किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है। जैसे व्हाइल और फॉर लूप हर किसी में होता है, डू व्हाइल थोड़ा सी में ही होता है थोड़ा, लेकिन फॉर और व्हाइल लूप तुमको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगा। पांचवा एरे, एरे हर जगह एरे मिलता है। छठा है कीवर्ड्स कहो या रिजर्व कीवर्ड्स, ये भी हर अति प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुमको मिलेगा। तो ये वो टॉपिक्स है जो मिलते हैं। अब सी में कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, सी में कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं। किसी को यहाँ तक डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कोई डाउट आया हो तो? नहीं नो सर। नो सर।
चलो ठीक है, ओके। अब ये तो वो टॉपिक्स थे जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन रहते हैं। देखो पहले हम लोग को ये बताने का मोटिव वो है कि हमको ये जान लो कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, या तुमको सी में क्या क्या चीज जानना है वो पता रहे तो फिर के लिए, इसलिए ये टॉपिक्स बता रहे हैं हम लोग। इस पे धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन पहले बताना ये मोटिव था कि बता दे कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को जानना है। तो कीवर्ड्स हुआ रीजन के, और सी में है कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो आगे के प्रोग्रामिंग में हटा दिया गया है, लेकिन सी में वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम लोग को डाटा टाइप्स अगर तुम हो सकता है पाइथन पढ़े होगे तो वहां तुमको वेरिएबल का नाम ये नहीं बताना पड़ता है डाटा टाइप। तुम अगर एक्स इक्वल टू सी लिख दिए, एक मिनट रुकना, हेलो बोलो। हाँ तो ये था जैसे डाटा टाइप से, अगर हम वहां पे पता होगा, पाइथन पढ़े होगे तो पता होगा कि वहां, अगर नहीं पढ़े होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कि वहां पे अगर हम सीधे x इजकल टू 5 लिखते हैं तो डायरेक्टली मान लेता है कि ये x इंटीजर टाइप का। अगर x इजकल टू a लिखते हैं तो वहां ऑटोमेटिक मान लेता है ये कि ये स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ हमको सी में बताना पड़ता है, तो ये डाटा टाइप से तुम्हारा। अगला था फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफाइड क्या है? तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड हो सकता है तुम लोग यूज किए हुए, ये एक्चुअली कुछ कुछ हमारा क्या होता है, कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स ही कर सकते हो, जिसको हमको एक्चुअली सी में हमको क्या होता है, जो भी आउटपुट आता है उस या इनपुट देते हैं उसको हमको बताना पड़ता है कि ये किस टाइप का इनपुट है या ये किस टाइप का आउटपुट है। जो हम लोग आउटपुट देते ले या जो इनपुट देते हैं वो हमको बताना पड़ता है अति को, हमारे प्रोग्राम को या हमारे कंपाइलर को बताना पड़ता है सी के केस में। ये सी प्लस प्लस में ये फॉर्मेट स्पेसिफायर को हटा दिया गया है क्योंकि ये डिमेरिट्स था। तो ये हमको बताना पड़ता है कि हम जो इनपुट ले रहे हैं वो किस टाइप का इनपुट है, या आउटपुट ले रहे हैं तो किस टाइप का आउटपुट वो देगा। अगर नहीं कभी बताओगे तो देखते होगे कि आउटपुट नहीं आता तुम्हारा। अगर कभी कोडिंग किए होगे, अगर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर तुम गलती से मिस किए तो तुम्हारा आउटपुट नहीं आता है। अब कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होते हैं जैसे परसेंट भी होता है कि अगर हमको इंटीजर टाइप का रिटर्न करना है तो, परसेंट एफ होता है कि हमको फ्लोट करना है तो, हमको फ्लोट करना है तो परसेंट होता है, परसेंट एफ होता है। इसी में अगर हमको क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि मेरा आउटपुट, जैसे कभी कभी तुमको प्रोग्राम में बोल देगा कि दो नंबर को ऐड, दो फ्लोट नंबर को ऐड करो और तुम्हारा आउटपुट डेसिमल के 2 डिजिट तक आना चाहिए या डेसिमल के 3 डिजिट तक आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये काम करते हैं। परसेंट एफ से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा सीधा अनलिमिटेड जहां तक उसको है उतना डिजिट का फ्लोट अपीयर होगा। लेकिन अगर हम उसको राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, हम डेसिमल के 2 या 3 डिजिट तक, तो जितने तक तुमको राउंड ऑफ करना है उतना यहाँ लगा दो बैक में, उतना बैक में ये लगा दो। ये कौन हो जी, क्या कह रहे हो? डॉक्टर राधा कृष्ण के नाम से जुड़े हो, मतलब एक्सेस दे दिए तो कुछ भी। नाम बताओ अपना, कौन हो? कुछ भी करना है यानी। चलो ओके, तो ये था परसेंट एफ। फिर परसेंट सी ऐसे कैरेक्टर के लिए था, ऐसे ही आता है थी तुमको, और भी आता है बहुत सारा। जैसे एक परसेंट एक्स होता है, हेक्साडेसिमल हम प्रिंट करना, तो ये अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफाइड है। परसेंट एक्स से हम लोग हेक्साडेसिमल एड्रेस को प्रिंट करते हैं, ये हुआ अलग अलग। फिर तीसरा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये भी सभी को यूज किए होंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होगा, सभी को यूज किए गए। ये हमको सी में एक और चीज होता है कि हमको बताना पड़ता है कि जो हम वेरिएबल लिए हैं उस वेरिएबल, वो वेरिएबल कहाँ स्टोर है, उसका एड्रेस हमको देना पड़ता है ताकि वहां पे हम वैल्यू स्टोर कर सके। सी के केस में हमको जो वेरिएबल लेते हैं उसके एड्रेस को हमको बताना पड़ता है। ये कब, जब हमको उसके अंदर वैल्यू स्टोर करें। स्कैनएफ के अंदर तुम लोग प्रोबेबली यूज किए होंगे, जब स्कैनएफ लिखते थे तो उसके अंदर एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी जो भी लिखते थे, क्योंकि वहां जो ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किए थे, ए नाम के वेरिएबल को का क्या पोजीशन है, ये पोजीशन हमको बताना पड़ता था। पोजीशन उसका क्या है
मतलब वो ए नाम का वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है तो उसका एड्रेस हमको ला के देना पड़ता था, तभी वहां पे वो वैल्यू स्टोर हो पाता था। तो ये था। और चौथा था रिटर्न टाइप, कि या हमको एक्चुअली अभी पढ़े थे हम लोग कि सी क्या है, फंक्शन है, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड में पढ़े कि इसमें क्या होता है, हम सी में सारा अपने प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करते हैं फंक्शंस में। तो फंक्शंस में होता है, तो फंक्शन के केस में तुम लोग यहाँ पे हमको रिटर्न टाइप बताना पड़ता है कि हमारा ये फंक्शन किस टाइप का डाटा रिटर्न करेगा। सी क्या है, सी हमारा एक फंक्शन स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं वो हम लोग फंक्शंस में करते हैं, हम अपना बिग से बिग प्रोग्राम फंक्शंस में ब्रेक करते हैं। तब तो एक तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम लिखा गया इसमें। क्यों? तो अब ये तो पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम उतना चीज हैंडल करता है तो उसका छोटा मोटा कोड तो होगा नहीं। तो बाय नॉलेज के लिए बता दे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम में कम से कम 1,00,000 से 2,00,000 लाइन रहती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर प्रोग्राम तुम देखने जाओ तो कम से कम 1,00,000 से 2,00,000 लाइन्स रहती है। तुम लोग आज 10 लाइन नहीं लिखते, तो वो लिखना पड़ता है। तो वो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ इजी लिखना है क्योंकि हम फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे तो सारा काम को हम फंक्शन में करते गए ब्रेक, तो हम लोग को इजी रहा। तो उसका हमको रिटर्न टाइप बताना पड़ता है। तो वो बेसिकली 4 होता है। वॉइड होता है, वॉइड हम लोग तब लिखते हैं किसी फंक्शन के पीछे जब हमको कोई रिटर्निंग, उस फंक्शन से कुछ नहीं रिटर्न करवाना है, हमको उस फंक्शन से कुछ नहीं रिटर्न करवाना है वॉइड। अगर हमको उस फंक्शन से इंटीजर रिटर्न करवाना है इंट, फ्लोट रिटर्न करवाना है फ्लोट, और कैरेक्टर रिटर्न करवाना है कैरेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. दो को क्लियर है, बाकी सब? Yes, sir. Yes, sir. ओके। जहां डाउट हो वो पूछना। बैक आ रहे हैं तो जब हम तुम लोग को समय दे रहे हैं तो कोशिश करना कि तुम लोग इस समय का फायदा उठाए, ये नहीं कि थी जब समय दे रहे हैं सर तो फायदा उठाए। अब होता है कि ये हम है हिस्ट्री पहले बोले थे, अभी चलो इसी को टॉपिक को फॉलो करते। हिस्ट्री बोले थे तुम लोग पहले अपना देख लेना, ये पढ़ लेना, देखो कहाँ से कैसे कैसे बना था। पहले एल्गोल आया 1960 में, उसके बाद बीसीपीएल आया, बीसीपीएल 1967 में, और इसी दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिला करके हमारा सी आया है। देखो सी, बीसीपीएल और सॉरी इस तीनों को मिलाकर आया, एल्गोल, बीसीपीएल और बी, इस तीनों को मिलाकर के, क्योंकि इसके पहले यही तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करते थे। इस तीनों को मिलाकर के हमको देखो एक बार आया 1972 में ट्रेडिशनल थी, फर्स्ट टाइम डेवलप बाय डेनिस रिची। उसके बाद इसका डेवलपमेंट होते रहा, एनसीसी आया 1989 में उसको इंप्रूव करके, फिर एनसी आया C99 आया 1999। तो ये अलग अलग चेंज होते रहा, लेकिन सबसे पहला सी हमारा कब आया? 1972 में डेनिस रिची के द्वारा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहां से बना था? तो ये एक्चुअली सी बना था। इससे पहले जो 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करते थे, एल्गोल, बीसीपीएल और बी, इस तीनों को कंबाइन करके इसके तीनों के फीचर को लेकर के बना था। तो ये था, हिस्ट्री था जो भी। अब देखो उसके बाद फीचर्स क्या था सी का। तो फीचर्स क्या है तुम्हारा? सी इज वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट प्रोवाइड्स मेनी फीचर लाइक, जैसे सिंपल है। दूसरा मशीन इंडिपेंडेंट है या पोर्टेबल है, अभी पढ़े थे। क्योंकि ये क्या करता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों के फीचर को अडॉप्ट करता है, तो इसलिए ये मशीन इंडिपेंडेंट भी है। तीसरा ये मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चौथा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पांचवा रिच लाइब्रेरी है इसकी लाइब्रेरी। छठा मेमोरी मैनेजमेंट। अभी हम लोग पढ़े कि ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे डायरेक्ट टू डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, और जब ही हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है तो ये तुम्हारे मेमोरी को मैं भी मैनेज कर सकता है, क्योंकि मेमोरी तुम्हारा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, हार्डवेयर पे ही तो मेमोरी है हमारा। रैम रोम जो हम लोग पढ़ते हैं वही तो मेमोरी है। ओके सर भी आ गया। सर सर प्रवीण सर, हेलो। Hello. गुड इवनिंग सर। Hello. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Happy Teacher Good Day. evening, sir. Happy Teacher's Day, sir. Good evening, sir. Happy Teacher Day, sir. Thank you, and wish you all सर the best. देखिए, हेलो। Yes.
क्या चल रहा है अरे, अभी? इस लोग का अब सर एक्चुअली ऐसा हुआ है, प्रोग्राम कोड तो ये लोग कोई सबमिट किए नहीं। हाँ हाँ। आपने भी देखा 4 मात्र सबमिशन आया था। तो फिर मैं करेक्ट। हमको लगा कि इस लोग को होती है, तो पूछे कि कितने अच्छा ईमानदारी पूर्वक हैंड रेज करो कि कितने को सी का बेसिक्स भी नहीं क्लियर है। तो 21 स्टूडेंट्स में 14 हाँ टू हाँ। 15 स्टूडेंट का हैंड रेज हो गया कि हमको सर सी का बेसिक्स भी नहीं आता है। ओके ओके, तब कहाँ से पॉइंटर आएगा? सर यही तो दिक्कत है ना यहाँ। ये लोग अथी में ना कॉलेज में वैसे ढंग से पढ़ाया गया और ना ये लोग किए, ये लोग भी जस्ट टाइम पास किए। तो अब सी नहीं समझ करेक्ट में, करेक्ट। सी का बेसिक नहीं क्लियर होगा, पॉइंटर नहीं क्लियर होगा, तो आगे कैसे समझ में आएगा? तो फिर करेक्ट बोले करेक्ट। चलो हम तब सी ही पहले पढ़ते हैं। गुड गुड। हाँ, तो सी पे ही सर ठीक अब है, ये लोग को। तो जिनको बेसिक नहीं है वो हो जाएगा, और जिनको बेसिक है वो रिवीजन हो जाएगा। यस सर, वही बात बोले कि ये बेसिक जिनका है उनको एक बार रिवीजन हो जाएगा। करेक्ट। तो यही था। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि सी का क्या क्या फीचर। चलो ठीक है, छठा तो था। आप लोग बेसिक सी कंप्लीट करो, मैं बीच में फिर ज्वाइन करता हूँ। ओके ओके सर, ओके सर। सर ओके। हाँ आपकी तो डाटा स्ट्रक्चर में जरूरत है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आप बेसिक कवर करो, फिर यू लेट मी नो ओके कि सर, हम जब ये आप सब इन्फॉर्म कर देंगे सर जब। ठीक है, चलो जी, ओके। ओके सर, बाय ओके बाय। सर। थैंक यू सर, देख लिए ना? ओके। तो ये हम लोग छठा क्या देख रहे थे कि इसका फीचर्स क्या था कि मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग बोले कि ये क्या कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट टू डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। और हार्डवेयर मेमोरी हमारा क्या है, बेसिकली रैम रोम यही सब तो है। तो जब ये हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा तो हमारी मेमोरी को मैनेज कर सकता है। सातवां फास्ट 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 स्पीड है। अभी था, इसमें भी वही कारण आ रहा है कि जब ये इंटरेक्ट करेगा तो फास्ट जल्दी अच्छी ये इंटरेक्ट कर पाएगा, जल्दी इंटरेक्ट करेगा तो इसका स्पीड फास्ट होगा। आठवां इसमें पॉइंटर आता है, ये भी इसका एक फीचर है। देखो, नम्मा रिकर्सन एक फीचर है, एक्सटेंसिबल। अब सिंपल में देखो क्या है, C is a simple language in sense that it provides a structured approach to break the problem into part, the rich set of library, data type etc. इसके चलते इजी है। दूसरा, मशीन इंडिपेंडेंट है। तो अनलाइक असेंबली लैंग्वेज, सी प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट मशीन विथ सम मशीन स्पेसिफिक चेंजेस, देयरफॉर सी इज मशीन इंडिपेंडेंट। तो कह रहा है कि जैसे असेंबली लैंग्वेज रन नहीं कर पाते सारे कंप्यूटर पे, सी प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, हम सभी मशीन पे रन कर सकते हैं, बस हल्का हल्का सा चेंज करके। इसलिए सी मशीन इंडिपेंडेंट भी है। मिड लेवल अभी हम चर्चा कर दिए कि ये हमारा लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकता है और हाई लेवल के भी फीचर को सपोर्ट करता है, इसलिए इसको हम मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसको हम मिड लेवल कहते हैं। सर चलिए, देख लिया ना सभी को, यही होता है। कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो सर भी लीव कर गया। सर सोचे कि अब डाटा स्ट्रक्चर सी कौन तुमको पढ़ाएगा, तो यही चीज है। चलो हम लोग रिकवर करेंगे उसको जस्ट। उसके बाद क्या है, चौथा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन सेंस कि हम लोग इसको प्रोग्राम पार्ट्स में, फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। फंक्शन क्या यूज से पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं जिससे इजी हो। और फंक्शन हम लोग को क्या देता है, कोड रियूज, कि कोड को हम रियूज कर सके। पांचवा इनबिल्ट, इसमें बहुत सारा है। उसके बाद छठा मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये क्या कर रहा है, अभी हम लोग बहुत नाम सुने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो सी हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फीचर को सपोर्ट करता है। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी हम अपनी एलोकेटेड मेमोरी को फ्री फंक्शन से फ्री भी कर सकते हैं। पहला बोला कि सी क्या कर रहा है, हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फीचर को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद इसमें एलोकेटेड मेमोरी को हम कभी भी फ्री फंक्शन की हेल्प से फ्री कर सकते हैं, इसलिए ये। सातवां, इसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत कम इनबिल्ट फंक्शन होते हैं और इसलिए इसमें ओवरहेडिंग की नहीं होती है। ओवरहेडिंग आगे पढ़ोगे, इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, बहुत कम इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, इसलिए जितने ज्यादा तुम्हारे इनबिल्ट फंक्शन अगर आएंगे उतने ज्यादा तुम्हारे प्रोग्राम का समय बढ़ेगा, तुम्हारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा, क्योंकि सारे इनबिल्ट फंक्शन का उसको प्रोटोटाइप लेना पड़ेगा। उसको प्रोटोटाइप लेना पड़ेगा कि अच्छा इस फंक्शन का क्या काम है, इस फंक्शन का क्या काम है। तो वो हर बार लाइब्रेरी में जाएगी तो उसको समय लगेगा।
सी में ये काम नहीं होता, इसलिए फास्ट है। उसके बाद सी में हम लोग क्या करते हैं, फीचर पॉइंटर का फीचर प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम लोग अपनी मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। और सी का पॉइंटर को हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए भी यूज करते हैं। नामा था कि इसमें क्या होता है कि हम सी में एक फंक्शन के अंदर में दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, यही तो रिकर्सन है। ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। रिकर्सन क्या कहलाता है, रिकर्सन की ये फंक्शन कॉल इटसेल्फ। इस प्रोसेस को हम लोग रिकर्सन कहते हैं, जो फंक्शन ऐसा काम करता है उसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। उसके बाद इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी फॉर रिकर्सन इनेबल अस टू यूज द अप्रोच ऑफ बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग एक बहुत फेमस तुमको होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका का अप्रोच है। बैक ट्रैकिंग जब पढ़ोगे एल्गोरिथम तो वहां पढ़ोगे कि एक फेमस प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है, तो रिकर्सन हम लोग को ये भी अप्रोच इनेबल करता है। उसके बाद एक्सटेंसिबल, सी एक्सटेंसिबल है क्योंकि ये न्यू फीचर को अडॉप्ट कर सकता है, इजीली अडॉप्ट। क्लियर है? Yes, sir. सर हाँ, तो अब देखो मोबाइल वाले फंक्शन क्या होता है? क्या क्या बोले? इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन हुआ वो फंक्शन जो पहले से बनाया हुआ। इनबिल्ट फंक्शन की जिस फंक्शन को पहले से डिक्लेयर कर दिया गया है, तुमको उसको जस्ट यूज करना है। इनबिल्ट फंक्शन जो जिस ऐसे फंक्शन जिस फंक्शन को क्या किया हुआ पहले से लाइब्रेरी में, जैसे सी में कर सकते हो प्रिंटएफ। प्रिंटएफ फंक्शन को तुमको डिक्लेयर करना पड़ता है? नहीं, तुम लोग क्या करते हो, जस्ट प्रिंटएफ को लिखते हो। प्रिंटएफ को लिखे, उसके अंदर हम लोग को जो काम करना है काम किए, और वो अपना वर्क कर देता है, करता है ना ये? यस सर। हाँ, तो वो इनबिल्ट फंक्शन हो गया, प्रिंटएफ हो गया, स्कैनएफ हो गया, कह सकते हो। ये सब इनबिल्ट फंक्शन है क्योंकि हमको इसका बताना नहीं पड़ता है। तुमको पहले भी बताए थे कि फंक्शंस का, तो फंक्शंस के केस में अगर जब हम पढ़ते हैं तो तीन चीज आता है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन डिक्लेरेशन की हमको फंक्शन को पहले डिक्लेयर करे, दूसरा फंक्शन का डिफिनेशन बताए कि ये फंक्शन क्या करेगा, और तीसरा फंक्शन को हम फिर कॉल करें। तो इनबिल्ट फंक्शन के केस में क्या होता है, ये सब काम जो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डिफिनेशन, वो हम लोग को पहले से किया जाता है, वो पहले से हेडर फाइल में कर दिया जाता है या किसी फाइल में कर दिया जाता है। हमको जस्ट उस फाइल को इंक्लूड करना है अपने प्रोग्राम में और उस फंक्शन को यूज करना है। ये इनबिल्ट फंक्शन है, सी में बहुत कम होता है ये। अब देखो ये हमारा यहाँ पे मोबाइल के यूजर जो है वो देख लो क्या है। देखो ये तुम्हारा है CXX ड्राइव जो हम लोग यूज कर रहे थे, इसको डिलीट कर देना है। यही तुम लोग बहुत कोई देखे थे इसको यूज किए थे, इसको तुमको यूज नहीं करना है, इसको हटा देना है। ये एक्चुअली कंसोल एप्लीकेशन जो बनता है ना, उसका कोड ये लिखा हुआ है। ये लगता है नया अपडेट आया है तो ऐसा, पहले इसमें इंट मेन लिख के आता था, अभी ये तो अभी हमको ये नहीं देखना है। ये एक्चुअली ऐसा हम कोड तब लिखते हैं इंट मेन इंट argc कैर स्टार argc, जब हम अपना ऐसा एप्लीकेशन बनाए, ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसको हम अपने कंसोल इंस्टेंस का नेम मतलब कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग एक्सेस कर सके। ये जो CMD हमारा है, अगर ऐसा प्रोग्राम जो तुम ये देख रहे हो, अगर ऐसा प्रोग्राम बनाओगे लिख करके, तो तुम यहाँ से उसको आउटपुट इनपुट दे सकते हो। उस प्रोग्राम को जस्ट अति कंपाइलर में रन कर दो और यहाँ से इनपुट दे दो, वो तुम्हारा इनपुट ले लेगा और आउटपुट भी यहाँ पे तुमको दे देगा। तो यही होता है कंसोल एप्लीकेशन। तो ये इस कोड को हटा देना है, इस कोड को हमको नहीं यूज करना है। हम इस कोड को एक लाइन से क्या किए, हटा दिए। अब यहाँ पे देखो सेव, हम यहाँ पे क्या है अभी आगे देखेंगे कि पहला प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। चलो जो भी कुछ है ये लिखे। सेव देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे सेव एज, अब हम एलो कर रहे हैं। ओके, अब हम अभी बोले हुए थे कि तुमको अपने मोबाइल के इंटरनल में जाके क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर कैसे क्रिएट करो देख लो, बाद में फिर मिस्टेक होगा तो हम फिर बोलना मत, अभी पूरा देख लो कैसे कैसे होता है। हम क्या किए, अपने प्रोग्राम जो हम CXX ड्राइव मेरा था उसको ओपन किए। यहाँ पे सबसे टॉप पे मेरा पहला फाइल फोल्डर है, फोल्डर नाम, इसको ओपन किए, सेव एज मारे, तो हमारा ये खुल गया। इंटरनल मेरा खुलना है, इंटरनल खोले, यहाँ देखो न्यू फोल्डर का एक ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक किए। हम यहाँ पे क्या बोले हुए थे, अभी बोले हुए थे हमको क्या करना है, सी प्रोग्राम के नाम से एक फाइल बनाना है, सी प्रोग्राम्स क्रिएट। हम क्रिएट पे क्लिक किए, ये देखो फोल्डर बन गया। अब इसको हम लोग को इसी फोल्डर को सेलेक्ट करना है।
अभी फोल्डर क्रिएट करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर किए, ये देखो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, न्यू फाइल डॉट cxx। तो ये हमको करना नहीं है, हमको क्या करना है, सेव करना है। जैसे मेरा मान लो फर्स्ट डॉट सी है, सी का फाइल पता है कि सी के फाइल का एक्सटेंशन डॉट सी होता है, तो हम फर्स्ट डॉट सी मारे, ये सेव की, ये देखो हमारा फाइल सेव हो गया। अब रन जब करना होगा, अभी इसमें हम कुछ लिखे नहीं है तो रन नहीं करेगा, रन करना होगा यहाँ से, देखो ये यहाँ पे नीचे एरो है, इस पे देखो अभी एरर दे रहा है क्योंकि हम इसमें कुछ अभी इंक्लूड नहीं किए हैं, इसलिए एरर दे रहा है। क्लियर है ये मोबाइल यूजर, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, तो अगले क्लास में हम ये नहीं एक्सक्यूज सुनेंगे कि सर मेरे पास मोबाइल है हम नहीं कर सकते कोडिंग। मोबाइल है तो ऐसा नहीं है तुमको, और या ये भी नहीं सुनेंगे कि सर मेरे पास मोबाइल है इसलिए हम कोडिंग नहीं सीख सकते। क्लास भी छोड़ के मत भागना, ये नहीं कि हम आना बंद कर दिए। एक दो स्टूडेंट ने ये काम किया था कि उनके पास मोबाइल था, उन्होंने डिस्कस भी नहीं किया कि सर मेरे साथ ये इशू आ रहा है, और क्लास आना छोड़ दिए। हम हमेशा कहते हैं कि अगर कुछ वैसा प्रॉब्लम आ रहा है तुमको तो डिस्कस करो यहाँ पे कि सर हमारे साथ ये इशू आ रही है, इसके चलते हम लोग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हो सकता है तुमको वो सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि मैं आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, हमको तुमसे ज्यादा कुछ जरूर एक्सपीरियंस है, इतना चीज को जो भी बता रहे हैं एक्सपीरियंस है, तब तो हो सकता है तुम्हारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके या उसका सॉल्यूशन बता सके। तो भागना सॉल्यूशन, तो ये है नेक्स्ट क्लास में ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग अभी प्रोग्राम देखेंगे कि क्या लिखेंगे। हम लोग अब बैक आ रहे हैं, ये हो गया, इतना हम लोग देख लिए। अब हम लोग इंस्टॉल का सब कुछ बता दिए। पहला प्रोग्राम देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो फर्स्ट प्रोग्राम इसमें देखो क्या है, चलो हम लोग इसी पे करते हैं। हम जो अभी ये खोले हुए थे इसी पे हम लोग कोडिंग करते हैं। हैज इंक्लूड, पहला हम लोग लिखते हैं किसी भी, अभी बताए थे studio.h, ये हम लोग का, ये एक समझ लो हर सी प्रोग्राम में ये तुम्हारा एक बाय डिफॉल्ट हेडर, ये क्या हेडर फाइल है, इतना तो सबको पता होगा। ये .h है तो हेडर फाइल है। हेडर फाइल होता क्या है, तो हेडर फाइल होता क्या है, तो अभी हम बताए थे कि बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन क्या होते हैं सी में, कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जिनको क्या है पहले से रेफरेंस मिला हुआ है, जिनको पहले से रेफरेंस मिला हुआ है, तो उसको हम ऐसा ही हमारा एक हेडर फाइल है, उस सभी को हम क्या करते हैं हेडर फाइल के थ्रू इंक्लूड करते हैं हम अपने प्रोग्राम में। अब जैसे studio.h नाम का एक हेडर फाइल है, इसको हम लोग अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करें, इसके अंदर का जितना भी फंक्शंस है या फंक्शन डिक्लेरेशन है उसको हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। और ये इसलिए बोले कि बाय इसको हमेशा ये करना, क्योंकि ये क्या करता है हमारे प्रिंटफ और स्कैनफ को अति देता है, रेफरेंस देता है। अगर ये नहीं यूज करोगे तो तुम्हारा जो प्रिंटफ और स्कैनफ दोगे तो एरर आएगा, अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंटफ। हाँ, ये अगर यूज नहीं करोगे तो आएगा अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंटफ और स्कैनफ। अभी हम दिखाएंगे ये लिए। उसके बाद अभी हम एक और पढ़े हुए कि इंट मेन। इंट मेन क्यों लिए, तो देखो होता क्या एक्चुअली हम वॉइड मेन भी यहाँ ले सकते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, कुछ जो अभी न्यू कंपाइलर आए हैं उस न्यू कंपाइलर में इंट को बाय डिफॉल्ट कर दिया गया है। उसको बोल दिया हुआ है कि मेन फंक्शन हमेशा इंटीजर टाइप का ही रहेगा। कुछ जो न्यू कंपाइलर आए हुए हैं तो उसमें जैसे कोड ब्लॉक में भी ये काम है, यहाँ भी तुमको एरर मिलेगा, तो वहां पे वॉइड एग्जिस्ट नहीं करता है, वॉइड को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग वहां क्या करते हैं हमेशा इंटीजर टाइप ही लेके चलते हैं मेन का। अब मेन ही क्यों यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता होगा, किसी को पता हो, ऐसा कोई हो जिसको पता हो कि मेन क्यों यूज करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में? सर किसी को एंट्री दे दीजिए सर। कौन है, किसको एंट्री देना है जी, बोल। सर दीप्ति दत्त रॉय है, वो बोल रही है कि एंट्री नहीं मिल रहा। दूसरा है
अरे वो पुराने वाले पे चले गई थी, एंट्री हम कैसे थे, वो एक्चुअली पुराने वाले लिंक पे थे। हम इस प्लेटफॉर्म को इसलिए लिए क्योंकि इस पे देख रहे हो 40 मिनट के बाद हमारा मीटिंग इन नहीं हो रहा है, ये 40 मिनट के बाद मीटिंग हमारा इन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस पे स्विच किए थे। ये प्लेटफॉर्म पे हम ये किसी दूसरे का जूम आईडी है, इसके में क्या था, फीचर दिया हुआ था कि 40 मिनट के बाद खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा उसको गिफ्ट दिया हुआ था जूम, इसलिए हम इस पे स्विच किए हुए हैं। तो ये था। अच्छा चलो, अब ये जो हम लोग पढ़ रहे थे कि मेन क्यों यूज करते थे हम लोग, कोड को स्टार्ट करने के लिए मेन का यूज किया था। कोड को स्टार्ट करने के फंक्शन लिए, है, फंक्शन है वो तो मान रहे हैं, यूज क्यों करते हैं, कोड को स्टार्ट करने के लिए तो नहीं है। कोड स्टार्ट करने के लिए नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोड स्टार्ट करने के लिए मेन नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कोड स्टार्ट करने के लिए हम तो कोई भी रन यूज कर सकते हैं, करने की, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। रन करने के लिए हम ऐसा कोई जोड़ी है कि मेन से ही रन करेंगे। देखो तुम जाग सही हो, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है वो मिस कर रहे हो, तुम जाग सही रहो। एक मिनट रुको। तुम जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट रीजन जो है वो मिस कर रहे हो। चलो हम बताते हैं। एक्चुअली मेन यहाँ हमारा क्या करता है, कंट्रोलर का काम करता है। मेन हमारे किसी भी सी प्रोग्राम में कंट्रोलर का काम करता है। होता क्या है कि जब हम लोग कोड लिखते हैं तो हमको पता है कि हमारा कमांड कंट्रोल किसके पास रहता है, सीपीयू, क्योंकि सीपीयू हैंडल करता है सारा, सीपीयू हैंडल करता है। तो अब सीपीयू हैंडल करता है तो हमारा कोड रन करेगा, उसके लिए उसको कंट्रोल तो चाहिए। क्योंकि अभी हम पढ़े थे कि सी में क्या होता है, सी हमारे डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। सी के केस में हमारा डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो हार्डवेयर से जब भी इंटरेक्ट ये कर रहा है तो हार्डवेयर तो हमेशा प्रेजेंट नहीं रहेगा हमेशा, तो वो किसी को कंट्रोल तो देगा ना अपना, वो रन करने का कंट्रोल किसी को तो देगा। ये काम अथी के साथ नहीं होता जावा में, क्योंकि जावा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा प्रेजेंट रहती है हमारे सिस्टम में, जब भी हम खोलेंगे तो, जब भी खोलेंगे तो प्रेजेंट रहती है, तो वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंटरेक्ट कर लेती है, तो इसलिए वहां हमको मेन फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सी के केस में हमको क्या होता है, सी हमारे डायरेक्ट हार्डवेयर से कांटेक्ट करता है, हार्डवेयर से कांटेक्ट करता है तो इसको कंट्रोलिंग चाहिए, क्योंकि हार्डवेयर पे चेंज कर रहा है तुम्हारे। अगर नहीं कंट्रोल मिलेगा तो कैसे करेगा वो तुमको, तुम भी जब तक तुम्हारे थी में नहीं है तो कैसे। तो मेन एक्चुअली कंट्रोलर का काम करता है। ये मत कहना कि रन करने के लिए होता है, ये होता है। कहो कि सर कोई भी पूछे कि मेन क्या करता है, सीधे कहो कि मेन एक्ट एज ए कंट्रोलर फॉर आवर सी प्रोग्राम। और एलिब्रेट अगर करने का है तो उसको और एलिब्रेट में करके ये कहना कि जब हम लोग कोड रन करते हैं या जब सी हमारा क्या करता है, डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, तो जब हम कोड रन करते हैं तो क्या करता है, हमारा जो सिस्टम अथी मेमोरी है, जो सिस्टम अथी जो है, वो सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है या सीपीयू जो है, उसका जो पार्ट अथी रिस्पॉन्सिबल है रन करने के लिए, वो क्या करता है कि कंट्रोल दे देता है मेन को कंट्रोल ट्रांसफर करता है, मेन नाम के फंक्शन को कंट्रोल ट्रांसफर करता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपको कंट्रोल दे रहे हैं, आपका अब जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रोग्राम को रन करवाइए, और रन करवाने के बाद फिर आप क्या करना है, कमांड आपको हम मेरे पास वापस दे देना। वो क्या बोला कि आप क्या करिए, आप मेन है, आपको हम कमांड कंट्रोल दे रहे हैं। कंट्रोल किस चीज के लिए दे रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम को रन करवाइए, और प्रोग्राम को रन करवा करके एट द एंड जब प्रोग्राम रन हो जाए उसके बाद फिर कंट्रोल हमको वापस कर दे। तो मेन एक्ट एज द कंट्रोलर। तो मेन नहीं भी यूज कर सकते हो, आगे पढ़ेंगे, या तुम कभी अगर साइट खोलना कि हाउ टू रन ए सी कोड विदाउट यूजिंग मेन, तो वहां क्या किया जाएगा, आगे एक हम लोग प्री प्रोसेसर आता है, सी में प्री प्रोसेसर आता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नाम सुनेंगे, तो वहां हम लोग उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन को हटा करके हम किसी दूसरे फंक्शन में मेन का ये असाइन करवा देते हैं। जैसे वहां क्या किया जाता है, हैज डिफाइन मेन, और यहाँ पे हम मेन के फीचर को क्या किए, ऐड में डिफाइन कर दिया। अब हम इस ऐड फंक्शन से अपने मेन के जगह पे हम ऐड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है बहुत ज्यादा कि राइट ए प्रोग्राम, सी प्रोग्राम which takes input from a user without using main function, या which print a number without using main function। तो वहां लोग सोचेगा बिना मेन का हम कैसे रन कर रहे हैं, तो वहां ये यही किया जाता है।
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने मेन फंक्शन को हम दूसरा नाम दे देते, मेन फंक्शन के फंक्शनैलिटी को ऐड फंक्शन में हम ट्रांसफर कर दिए और अब ऐड फंक्शन के नाम से हम अपने प्रोग्राम को, तो मेरा ये हो गया। तो ये है, चलो आगे का क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब इसके बाद क्या किए हम लोग, अगला यहाँ पे अब हमको पता है, अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला क्या होता है, प्रिंटफ। अब यही देखो प्रिंटफ के लिए हम यूज करते हैं स्टीरियो की। अब प्रिंटफ के अंदर में हमको क्या पता है कि हमको डबल कर्ली ब्रेसेस, प्रिंटफ के अंदर में हम डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो चीज लिखेंगे एज यूजुअल प्रिंट हो जाएगा, ये कुछ गलत नहीं दिखाएगा। ये बात तो हम लोग पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड ही लिख के देखते हैं। देखो उसके बाद क्या होता है, एक आता है टर्मिनेटर का, कि एक्चुअली सी में क्या होता है, हमको बताना पड़ता है को टर्मिनेट करने के लिए हर लाइन को हम सेमीकोलन लगाते हैं। तुम देखते हो अगर सेमीकोलन छोड़ोगे तो वो एरर देगा, क्योंकि वो लाइन टर्मिनेट नहीं हुआ। तो लाइन टर्मिनेट नहीं हुआ तो कंपाइलर हो सकता है कि अगला लाइन तुम्हारा नहीं समझ पाया, अगला लाइन नहीं समझ पाया तो वो एरर देगा तुमको वहीं से। तो ये देखो अब रन किए, इसको कंपाइल हम यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ एक्चुअली इस बटन से ही तुम्हारा कंपाइल और रन दोनों हो जाएगा। देखो आ गया हेलो वर्ल्ड, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हम मिस्टेक करें, एक चीज और है कि चूंकि अब यहाँ पे हम कुछ नहीं रिटर्न करवा रहे, तो हम यहाँ लिख देते हैं रिटर्न 0। मेरा इंटीजर टाइप का था, हमको पता था कि जब भी हम इंटीजर लिए तो हमको इससे इंटीजर रिटर्न करवाना पड़ेगा, लेकिन मेरा अभी कुछ ये रिटर्न नहीं हो रहा है, इसलिए हम एक ये कीवर्ड है कि रिटर्न 0, कि रिटर्न 0 हो। कंप्यूटर के केस में पता है कि 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस, और डिजिटल डिवाइस तुमको पता है दो ही स्टेज जानता है, ऑन या ऑफ, लो या हाई। तो कंप्यूटर के केस में दो ही बाइनरी लैंग्वेज समझती है कंप्यूटर, तो वो दो ही लैंग्वेज समझती है, 0 1। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। तो यहाँ हम लोग रिटर्न 0 कर दिए। तो जब ये प्रोग्राम रन करेगा, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देगा, यहाँ आएगा तो देखेगा 0 है, समझ जाएगा यहाँ पे कि अब प्रोग्राम एंड कर गया, अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कंसेप्ट इतना कोई नहीं बताता है, हम लोग को भी कभी नहीं बताया गया था, लेकिन वही था अपने से। अब देखो एरर देगा, ये हम लोग रन किए, देखो एरर देगा क्योंकि हम स्टूडियो को हटा दिए। अच्छा ये एक्चुअली रन कर गया, लेकिन ओके सॉरी, ये इसलिए रन कर गया क्योंकि फाइल सेव ही नहीं था हमारा, अब ये नहीं देगा। ठीक है, ये कंपाइलर की है कि ये रन कर ले रहा है। सारे एडवांस काम दी है ना, वो ये काम कर दिए हुए कि आपका कोड कैसे भी रन कर जाएगा। यहाँ पे देखो हम सेव करके इसको रन करवाते हैं। हम यहाँ पे एक काम करते, अच्छा नहीं वो काम नहीं कर सकते, रुक जाओ। As include studio.h और यहाँ पे हम लोग क्या किए, वाइड नहीं इंट मेन के अंदर में printf हेलो वर्ल्ड ये दिए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न 0। चलो इसको सेव करो, इस फाइल को हम लोग hello.c के नाम से सेव कर रहे हैं, hello.c। यहाँ C++ इसको हटा के C किए, हम सेव किए। और देखो इसको हम अब कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल किए, नो एरर। देखो ये हेलो वर्ल्ड दे दिया, लेकिन अब यहीं पे हम इसको हटाते हैं, इंक्लूड को हटाते हैं। देखो देखना अभी इस पे कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन अब हटा करके हम फिर से कंपाइल करते हैं। देखो क्या दे दिया, वार्निंग देख रहे हो, वार्निंग क्या दिया, इनकम्पेटेबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन प्रिंटर, इनकम्पेटेबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। इससे पहले कोई वार्निंग नहीं था, तो यही काम है स्टूडियो का।
तो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट स्टूडियो को ये कह रहे हैं कि कंपलसरी है, क्योंकि हर कोई भी प्रोग्राम हम लिखेंगे तो फिक्स है, उसमें एक प्रिंटफ कहीं ना कहीं प्रिंटफ करेगा ही, कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा ही। भले स्कैनफ नहीं भी यूज करें, लेकिन हम प्रिंटफ हर जगह यूज करेंगे। इसलिए स्टूडियो बाय डिफॉल्ट यहाँ तुम एक मान सकते हो कि हमेशा रहता है। यही काम C++ में आईओ स्ट्रीम का रहता है, तो वहां भी थोड़ा सा है। तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है? इसे रन करवाइए तो करता है कि नहीं? अब करेगा, अब क्यों नहीं करेगा? सब अब कोई, हाँ वार्निंग, हम देखो कोई वार्निंग नहीं दिया। लोग बोलो, अच्छा उसको बोल रहे थे रन करवाने। सिर्फ विदाउट हेडर फाइल, सिर्फ विदाउट हेडर फाइल। ओके, यस सर। वो रन तो कर जाएगा, लेकिन वार्निंग एक्चुअली बोले नहीं, कंपाइलर डिपेंडेंट है, कंपाइलर डिपेंडेंट है कि इस पे देखो, अभी हम देखे दो कंपाइलर को हम लोग देख लिए, हम लोग दो कंपाइलर को देख लिए। एक कंपाइलर क्या कर रहा था हमारा, कोई वार्निंग नहीं दे रहा था, एक कंपाइलर वार्निंग दे दिया। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं एक्चुअली, जितना भी कंसेप्ट पढ़ते हैं वो टर्बो सी के हिसाब से पढ़ते हैं। टर्बो सी एक और कंपाइलर है, और उसके हिसाब से पढ़ते हैं, तो उसमें होता है वार्निंग पूरा देता है। इसलिए उतना नहीं है, इतना बस मान के चलो। अभी कोड ब्लॉक में देता, वो कोड ब्लॉक में एरर दे देता, लेकिन कोड ब्लॉक को एक्चुअली हमको सेट करना पूरा। नहीं होगा। हाँ, इसमें नहीं होगा तुम्हारा, कोड ब्लॉक में एरर ही दे देगा तुमको, नहीं रन ही नहीं करेगा वो पूरा। यहाँ देखो, अगर हम सेट करें तो ये एक्चुअली कंपाइलर डिपेंडेंट है। ये सब एडवांस कंपाइलर जो है वो क्या करती है, इसको नहीं है। देखो यहाँ पे हम सेम प्रोग्राम को लिखते हैं, ओके। अच्छा, hello.c के नेम से हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ ये भी चीज, ये भी एरर दे दिया। एक्चुअली hello.c पहले से एग्जिस्ट करता होगा, इसलिए हम नहीं कर सकते क्रिएट। एक वेट, नो प्रॉब्लम। सी का हम लोग दिए, हम क्या करते हैं, first.c के नाम से देते हैं, first, ओके। देखो ये क्रिएट हो गया। यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ स्ट्रिक्टलिब को हम हटा देते हैं, स्ट्रिक्टलिब का हमको कोई जरूरी नहीं। हम यहाँ पे इसको कंपाइल कर रहे हैं, देखो 0 एरर 0 वार्निंग, रन किए, रन कर गया हेलो वर्ल्ड। लेकिन अभी हम इसको हटाते हैं, इसको जस्ट हटाए और फिर से हम कंपाइल किए। देखो यहाँ एक्चुअली रन तो सब जगह कर रहा है, लेकिन देखो वार्निंग दे रहा है, ये सब वार्निंग दे रहा है, तुमको दे रहा है ना। हाँ, वो कंपाइलर एक्चुअली है, कंपाइलर हमारा ये सब एडवांस क्या किया हुआ है, वो उसके डिपेंडेंसी को हटा दिया है। लेकिन हम लोग तो कंसेप्ट समझ के चलना है ना, कि क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं studio.h को, क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट समझ के चलना है। ये सब भले ये कंपाइलर है, लेकिन अभी जो अगला कंपाइलर है वो हम दिखाना नहीं चाहते, ये यूज भी नहीं कर सकते कोई, बहुत थोड़ा टिपिकल कंपाइलर जो। अच्छा एक मिनट देखो, ये वो कंपाइलर जिस कंपाइलर पे हम लोग वर्क, इसका पूरा तुमको इंटरफेस दिख रहा है, इसका इंटरफेस देखो पूरा, एक्चुअली पूरा तुमको फर्स्ट कंपाइलर यही बना था, इसका पूरा इंटरफेस तुमको मशीन लैंग्वेज की तरह है, जैसा यही टर्बो सी है, जैसा तुम्हारा मशीन अथी रहता है, असेंबली लैंग्वेज का था, डॉस पूरा है ये पूरा। अब इस पे देखो सेम कोड हम लिखेंगे, ये कोई यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत हैंग बहुत करता है ये। तो इसके लिए अगर इस कंपाइलर को यूज करना तो सारा शॉर्टकट तुमको याद रखना पड़ेगा, तभी यूज कर पाओगे। यहाँ void भी सपोर्ट करेगा, यहाँ देखो void main भी सपोर्ट करता है, यहाँ ये void main सपोर्ट करेगा। ये हुआ। अब देखो यहाँ पे वो एरर देगा, हेलो वर्ल्ड। सीखने के लिए अगर बेसिक किसी को स्ट्रॉन्ग सी का करना है तो सबसे बेस्ट कंपाइलर यही है, लेकिन वही होता है कि ये एरर भी बहुत देता है। अच्छा चलो, यहाँ इसको बिना रन किए भी हम यहाँ सेव कर सकते हैं, या यहाँ रन हम कंपाइल देखो कर रहे हैं, कंपाइल किए, 0 एरर 0 वार्निंग,
ओके, रन किए। ये कहाँ गया? ओके, देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इशू। एक और चीज तुम लोग पढ़े होगे, एक और चीज पढ़े थे, गेट सी एच कुछ। Yes, sir. Yes. गेट सी एच पढ़े थे। गेट सी एच क्या करता था, हमारा कंसोल को होल्ड करता था। यहाँ देखो अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ देखो सारा कुछ तुम जो वो सब पढ़े थे ना, वहां पे हम देखे थे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा था, प्रिंट यहाँ भी हो रहा है, लेकिन हमारा स्क्रीन ब्लिंक करके गायब हो जा रहा है। देखो रन जब कर रहे हैं स्क्रीन ब्लिंक करके गायब कर जा रहा है। तो अब हम वो यहाँ वो लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि स्क्रीन होल्ड ही नहीं होगा। उस काम के लिए क्या था हमारा, एक और था, हैज इंक्लूड conio.h। हमको ये अब क्यों यूज करना है conio.h, तो हमको यूज करना है क्या, पहला हमको यूज कर, जैसे stdio.h का हम लोग क्यों यूज करते थे, तो हमको printf और scanf को रेफरेंस देना था। वैसे conio.h का यूज करते हैं हम लोग, दो फंक्शन होता है। एक फंक्शन होता है तुम्हारा एक होता है CLR/SCR, जिसको हम लोग क्लियर स्क्रीन कहते हैं। वो क्या करता है, हमें आउटपुट कंसोल को क्लियर करता है, ये सब हम देखेंगे। CLR/SCR क्लियर स्क्रीन। और दूसरा गेट ch का फुल फॉर्म है गेट द कैरेक्टर, यानी वो कंसोल को तुम्हारे होल्ड करेगा। अब अभी देखो यहाँ पे क्या किए, गेट ch एक्चुअली कहाँ लगता है, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। सेव किए और ये कंपाइल किए, ये कोई नहीं यूज कर पाता है। अब देखो यहाँ पे हो गया, अब हम इसको रन कर रहे हैं, देखो आया ये, लेकिन Yes, sir. आउटपुट क्या देख रहे हो, लेकिन आउटपुट तुम लोग क्या देख रहे हो कि हम बहुत- एक बार हेलो वर्ल्ड एक हम एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट किए, हम एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट किए हैं, कितने बार? एक्चुअली क्या हुआ, क्या कह रहे हो, हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. जो ये क्या हुआ, यहाँ पे हम एक बार रन किए और ये कितने बार हेलो वर्ल्ड देखो रन कर गया। एक्चुअली ये क्या किया, पुराना जो डाटा था उस पुराने डाटा को भी रन ये कर दिया, जो हमारा पुराना डाटा रन कर रहा था कितने देर से, उसको भी ये अति कर दिया था। इसी के लिए हम लोग क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं, इसी काम के लिए क्लियर स्क्रीन। तो यहाँ पे तुम लोग एरर को अच्छे से देख रहे हो। तो चलो अब अति क्लियर है ये। Yes, sir. तो हम लोग जितने भी पढ़ते हैं लैंग्वेज, हम इस कंपाइलर के हिसाब से पढ़ते हैं। सी का हम जितना भी थ्योरी पढ़ते हैं सब इस लैंग्वेज, जो भी किताब मैक्सिमम किताब है वो किताब टर्बो सी के हिसाब से अकॉर्डिंग लिखती है। यहाँ पे तुम देख लिए कि कितना प्रॉब्लम आ रहा था, हम वहां पे बिना गेट सी एच यूज किए लिख देते थे, रन कर जाता था। यहाँ पे बिना गेट सी एच यूज किए लिखते थे, एरर में आता था। चलो इस कंपाइलर को नहीं यूज करेंगे, बहुत अटकता है कंपाइलर, तुम लोग बिगिनर के लिए नहीं है, जिसको थोड़ा समझ में है तो फिर ओके। चलो हम बैक आते हैं अपना। तो ये था हेलो वर्ल्ड। अब यहां से क्या है, ये तो हमारा हो गया कि एक बेसिक प्रोग्राम था। चलो हम यहाँ पे पेस्टिंग करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। अब यहीं पे बात हम आता है कि अब हमको वेरिएबल लेना है। तो वेरिएबल का हम लोग नाम अभी कुछ कुछ देखे थे। एक्चुअली वेरिएबल का कुछ कुछ क्या होता है, वेरिएबल का जब ये तो कांस्टेंट की बात थी, अब वेरिएबल का नाम था तो कुछ कुछ वेरिएबल का ये कन्वेंशन होता है, जिसको हम लोग कुछ कुछ रूल होता है जो वेरिएबल लेने का, और ये रूल हर लैंग्वेज में सेम होता है, चाहे किसी लैंग्वेज में चले जाओ सेम होता है। जैसे पहला क्या होता है रूल, कि हमारा वेरिएबल का नेम सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक की होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, और अंडरस्कोर के अलावा कोई सिंबल नहीं होना चाहिए। पहला हमारा वेरिएबल सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए और अंडरस्कोर के अलावा कोई भी सिंबल नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा, हमारा वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, हमारे वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा, कि हमारा वेरिएबल हमेशा अंडरस्कोर या अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, हमारा वेरिएबल हमेशा अंडरस्कोर या अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। चौथा क्या है,
देखो यही सब यहाँ रूल होगा मेंशन। देखो if the first character of identifier should be either an alphabet or underscore then it is followed by any character digit or underscore। यानी आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा हमेशा अल्फाबेट होगा, अंडरस्कोर होगा, उसके बाद कोई भी हम कैरेक्टर डिजिट लिख सकते हैं। इट शुड नॉट बिगिन विद एनी न्यूमेरिकल डाटा डिजिट, ये कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। इट इन आइडेंटिफायर बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट, देयरफॉर वी कैन से आइडेंटिफायर। अब ये केस सेंसिटिव भी होता है, अगर हम कैपिटल में कुछ लिख रहे हैं, अगर हम किसी का नाम मान लो फर्स्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट अगर कैपिटल में लिख रहे हैं और स्मॉल में फर्स्ट लिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल और स्मॉल के बीच में अंतर जानता है। उसके बाद कॉमा और ब्लैंक स्पेस कभी भी आइडेंटिफायर में नहीं होंगे। अगर ब्लैंक स्पेस को हटाना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्कोर से मेंशन करते हैं, हम लोग अंडरस्कोर उसके लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हमको फर्स्ट नेम लेना है तो हम लोग फर्स्ट नेम कैसे लेंगे, फर्स्ट नेम लेना है तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकते, फर्स्ट नेम, ये इलीगल हो जाएगा, एरर तुमको दे देगा, कभी लेके देखना। हम इसको लेंगे तो ऐसे लेंगे, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अगर स्पेस को, ये अंडरस्कोर हमारा कनेक्टर का काम कर रहा है, अब हमारा कंपाइलर समझेगा कि ये दोनों एक नाम है, फर्स्ट और नेम एक नाम है। नहीं तो अगर ऐसे दोगे ये समझेगा दोनों नाम अलग अलग है, तो दो अलग अलग वेरिएबल है। अब जब ये दो अलग अलग वेरिएबल है तो इसलिए इसके बीच में कॉमा होना चाहिए, जो हम कॉमा दिए नहीं है तो ये फिर एरर देगा। तो ये होता है। और उसके बाद है कि हमारा कीवर्ड कभी हम यूज नहीं कर सकते हैं, कीवर्ड्स हम कभी भी यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के रूप में। उसके बाद आइडेंटिफायर का जो लेंथ है कभी भी 31 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। 31 कैरेक्टर इन सेंस करने का मतलब ये, वन कैरेक्टर एफ, दूसरा कैरेक्टर आई, तीसरा कैरेक्टर आर, चौथा एस, पांचवा टी, ये ऐसे करते हुए 31 कैरेक्टर से बड़ा कभी नहीं हो सकता। क्लियर है? Yes, उसके sir. बाद हाँ, उसके बाद छठा क्या दे रहा है हमारा, एक थी कि आइडेंटिफायर हमेशा ऐसा थी लिखो कि जिसको हम मीनिंगफुल हो, शॉर्ट हो और समझदारी। अब कुछ हम लंबा चौड़ा आइडेंटिफायर लिखते तो वो समझ में नहीं आएगा फिर, तो इसलिए कहा आइडेंटिफायर वो लिखो कि जैसे वैलिड एग्जांपल देखो, ये सब वैलिड आइडेंटिफायर है। टोटल, सम, एवरेज, एम लिखना था तो ये लिखा था। अब तुम जो 1 लिखे थे, देखो सम 1 लिखोगे तो चलेगा, या नम 1 लिखोगे चलेगा, लेकिन 1 सीधे लिख दिए तो नहीं। वहां पे अगर नम 1 तुम लिखते चल जाता, या n1 भी लिखते, n1 लिखते या n2 लिखते तो वो चल जाता। विवेक तुम्ही को कह रहे हैं, n1 या n2 लिखते तो चल जाता, तुम सीधे 1 लिख दिए थे तो वो इनवैलिड है। जैसे देखो यहाँ पे इनवैलिड में टू सम लिखा हुआ है, और यही काम तुम भी किए थे। फिर हम कैरेक्टर को नहीं ले सकते, जैसे इंट और कैर रिजर्व वर्ड है, इसको हम नहीं ले सकते। स्पेशल सिंबल हम नहीं ले सकते, जैसे m+1 n भी है ये, तो ये अलग अलग था। क्लियर है? Yes, sir. बाकी सब सो गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. वो लगा सो गए सभी कोई सो गए। हमको लगा सब रामायण यहाँ पे हम बक रहे हैं, सो गए। Yes. चलो उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ से हो गया। अब हम लोग अपना प्रोग्राम पे देख रहे थे, जो हम लोग का प्रोग्राम था। यहाँ हम लोग हेलो वर्ल्ड तो लिख दिए, चलो इसी पे वर्क कर रहे हैं। हेलो वर्ल्ड तो हम लोग लिख दिए। अब हमको अगला 2 नंबर को जैसे जोड़ने का सबसे सिंपल प्रोग्राम, तो हमको 2 नंबर देख लो, वर्क यहाँ पे हम देंगे। फिर ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं इतना भूख के तो तुम लोगों से छोड़ेंगे, सारे को क्वेश्चन मिलेगा, नहीं बनेगा तो फिर समझना समय क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे। इसलिए यहाँ से देख लो कि कैसे कैसे वर्क हो रहा है, कैसे कैसे वर्क लिखाता है कोड। तो यहाँ क्या हो रहा है, अब हमको क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करना है। हमको बोला गया एक प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम था प्रिंटअप, तो हम लोग अब हमको 2 नंबर को ऐड करने का बोला प्रोग्राम लिखने के लिए। तो हमको पता है कि 2 नंबर को ऐड करने के लिए हमको 2 नंबर चाहिए, या तो वो हम यूजर से लेंगे या तो हम बाय डिफॉल्ट देंगे। तो अब उस 2 नंबर को स्टोर करने के लिए हमको 2 वेरिएबल चाहिए। हम लोग 2 वेरिएबल लिए, n1 और दोनों इंटीजर, और डाटा टाइप भी हमको बताना है तो हम लोग इंटीजर लिए, क्योंकि हमको पता है नंबर हम ऐड करेंगे इंटीजर टाइप का, n1 n2। इसको लिए हम पहले क्या कर रहे हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट हम ही वैल्यू दे दे रहे हैं।
हम n1 में वैल्यू दे रहे हैं 8 और n2 में वैल्यू दे रहे हैं 6, ये वैल्यू दे दिए। अब इस दोनों को हमको सम करना है। तो सम करने के लिए दो तरीका होता है, एक तो या तो हम बाय तीसरा वेरिएबल ले ले सम नाम का, इसको 0 से इनिशियलाइज इसलिए कर दे कि ये गार्बेज वैल्यू ना ले, इसलिए हम 0 से इनिशियलाइज कर दिए। और डायरेक्ट हम क्या लिखे, प्रिंटफ, और नहीं सॉरी एक लाइन और जाएगा, सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, सेमीकोलन लगाए, प्रिंटफ %d। अब यहाँ पे हमको पता है कि हमको डाटा रिटर्न करवाना है इंटीजर टाइप का, तो हम %d लगाए और सम। देखो इसको कंपाइल किए, रन किए, देखो ये 14 दिया, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे हम यहीं पे इसको हटा रहे हैं, ये चीज हम रहने देते हैं इसको, लेकिन हम %d हटा रहे हैं। और देखो अब कंपाइल करके रन करेंगे, कंपाइल भी होगा बिना एरर के, रन भी होगा, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं देगा, आउटपुट कुछ नहीं दिया। क्योंकि क्या हुआ ये कि सब कुछ तो हो गया, सम में वैल्यू भी स्टोर हो गया, लेकिन हमारे प्रिंटफ फंक्शन को पता ही नहीं है कि सम कहाँ स्टोर है। हमारे मेमोरी में सम नाम का जो हम ये लिए हुए हैं वेरिएबल, ये वेरिएबल किस एड्रेस पे स्टोर है ये पता ही नहीं है, तो उसको कौन बताएगा? सॉरी उसको सॉरी वो चीज नहीं था, एड्रेस वाला नहीं बात था, यहाँ गलती है, नहीं सॉरी। यहाँ पे क्या है कि प्रिंटफ के अंदर में हम जब नहीं यूज कर रहे हैं तो हमारा सारा काम हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, लेकिन हमको इस सम के अंदर कैसा किस टाइप का डाटा स्टोर्ड है ये हमारे प्रिंटफ को नहीं पता है। इस सम के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर्ड है ये प्रिंटफ को नहीं पता, इसलिए ये प्रिंट नहीं कर रहा है। तो वो बताने के लिए ही तो हम फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करते हैं कि अब %d यूज कर दिए तो हम अपने अथी को बताए प्रिंटफ को कि सम के अंदर में क्या है, इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर है, आप इसको प्रिंट करिए। ये प्रिंट कंपाइल किए और देखो इसको रन किए, देखो ये 14 प्रिंट कर दिया। इसको और फॉर्मेटिंग करना है तो हमको पता है कि हम अपने अंदर में कुछ भी, हम अपने अंदर में हम ब्रैकेट के इस डबल कोट्स के अंदर में कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो सम इज इक्वल टू हम कर दिए, फिर इसको हम कंपाइल किए, रन किए, सम इज इक्वल टू 14 दे दिया। तो ये फॉर्मेटिंग का तरीका हो गया। क्लियर है ये? हेलो सर। हेलो सर। बोलो अगर 2 बार %d करते हैं तो? वो %d 2 बार इसलिए करते हैं, अगर हमको जितने बार प्रिंट करवाना है ना उतने बार। अगर जैसे हम देखो अभी हम दिखाते हैं तुमको, अगर जैसे हम यहाँ पे अब हमको करवाना है कि सम नहीं करवाना है, हमको इस n1 और n2 का वैल्यू को प्रिंट करना है, तो अब हमको प्रिंट यहाँ क्या करना है, n1 और n2। तो हम इस केस में हमको 2 वैल्यू प्रिंट करवाना है, इसलिए हम 2, अभी हम सिंगल वैल्यू सिंगल %d के साथ रन करते हैं। देखो क्या हो रहा है, सिर्फ 8 निकल के आया, जो पहला था वो निकल गया और दूसरा नहीं निकला, पहला निकल गया दूसरा नहीं निकला। इसको और तुमको समझना है तो और बेटर तरीके से देखो, ऐसे समझो, n1 इज इक्वल टू %d, कंपाइल किए और रन किए, देखो n1 तो निकल गया, n2 नहीं निकला, n2 हमारा नहीं निकला क्योंकि हम सिंगल %d यूज किए थे और हमको प्रिंट करना है 2 अथी को, 2 हमको वैल्यू को वेरिएबल को प्रिंट करना है और हम यूज करें सिंगल %d। अब यहाँ पे हम देखो दूसरा %d भी यूज करते हैं, यहाँ कॉमा लगा के दिए n2 इज इक्वल टू %d और देखो कंपाइल किए, रन किए। अब देखो ये दोनों डाटा निकाल के दिया, दिख रहा है सभी को? यस सर। तो ये था लॉजिक कि हमको जितना थी में ऐसे थोड़ा धरल्ले %d %f लगा देते, धरल्ले %d %f नहीं ना लगा देते हैं, हमको जितना थी को डाटा को समझना पड़ेगा कि हम कितना %d लगाएंगे, तो उतना %d लगाएंगे या उतना %f या कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर उतना लगाएंगे जितना हमको प्रिंट करवाना है या जितना इनपुट लेना है। इनपुट लेने के केस में भी यही काम होगा, अभी हम देखेंगे स्कैनफ के थ्रू कैसे इनपुट लेंगे, वहां भी यही काम होगा कि तुमको जितना थी वेरिएबल में इनपुट लेना है या तुमको जितना वेरिएबल का वैल्यू इनपुट लेना है उतने बार %d या कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज करोगे। प्रिंटफ में भी वही है कि जितना वेरिएबल का तुमको जितना वेरिएबल प्रिंट करवाना है उतने बार तुम ये करोगे।
क्लियर है? सर तो अभी बोलो, अब सर अभी क्या एन हुआ, बोलो हेलो बोलो। सर N1 और N2 की जगह पर सर कैरेक्टर वैल्यू नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, क्यों नहीं? N1 और N2 की जगह पे कैरेक्टर वैल्यू यानी N1 की जगह पे A और N2 की जगह पे B। मतलब इसमें वैल्यू जो रख रहे हो N1 इक्वल टू, यस सर। वो कर सकते हैं। तो फिर हमको यहाँ ये करना पड़ेगा कैर, तब हमको कैर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जब N1 के अंदर N1 अगर हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे तो उसमें हम कैरेक्टर कैसे स्टोर करवाएंगे? इंटीजर टाइप का यस वैल्यू लेंगे, वेरिएबल तुम इंटीजर टाइप का लोगे तो तुम कैसे थी? रियल लाइफ का एग्जांपल मान लो देते हैं, तुम लगाओगे आम का पेड़, तुमको सेब कभी मिलेगा? नो ये सर। बहुत फेमस कहावत है कि आम का पेड़ लगाओगे तो सेब कहां से तुमको मिलेगा? तो वैसे है कि तुम अगर अति वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो तुम उसमें कैसे कैरेक्टर स्टोर करवा, फिर यहाँ तुम कैर चलिए N1 सर लगाओ। समझ में आ गया। हाँ, तो दैट इज था, ये हुआ। तो ये ओवरऑल था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि ये प्रोग्राम हमारा स्टैटिक था, कि ये तो हम प्रोग्रामर हैं, हम कोड लिख दिए, इसको हम कोड लिख दिए अति, अब इसको हम रन कर रहे हैं, हर बार एक ही वैल्यू दे रहा है, हर बार 14, हर बार 14, हर बार 14 दे रहा है। तो कोई मेरा क्यों प्रोग्राम रन करवाएगा? प्रोग्राम बनाने का मोटिव क्या रहता है कि कुछ वर्क करे वो, तो हर बार जब एक ही वर्क करेगा तो कोई क्यों रन करवाएगा? क्या किसी को 14 का नहीं आता है नंबर, 8 और 6 का सम नहीं आता है जो तुम्हारा प्रोग्राम आएगा रन कर? या उसको अगर चेंज करना है तो वो फिर उसको आगे कोड चेंज करना पड़ेगा। तो हम फिर जनरल पर्पस प्रोग्राम बनाते हैं, उस काम के लिए हम लोग जनरल पर्पस प्रोग्राम बनाते हैं। तो जनरल पर्पस इन करने का मतलब कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जो प्रोग्राम यूजर को बोले कि जो यूजर उसको रन करे उसको बोले कि आप इसमें डाटा इनपुट करिए। वो प्रोग्राम पहले से डाटा ना ले, वो यूजर को बोले कि आप इसमें क्या करिए, डाटा इनपुट करिए। हम आपको ये प्रोग्राम, हम सिर्फ प्रोटोटाइप बना के दे दे रहे हैं, हम आपको एल्गोरिथम लिख के दे रहे हैं। डाटा स्ट्रक्चर में भी तो यही काम होता है, आगे पढ़ोगे। तो हम एल्गोरिथम हम आपको दे रहे हैं, हम आपको पूरा लॉजिक लिख के दे रहे हैं कि 2 नंबर कैसे जुड़ेगा, उसका प्रोग्राम हम बना कर दे रहे हैं। अब आप इसको, इसमें जो डाटा को डालना है आपको जोड़ डाल के जोड़ सकते हैं, चाहे आप 100 और 200 को जोड़ना है, चाहे 1 लाख और 2 लाख को जोड़ना हो, अब किसी भी नंबर को। तो वो काम कैसे करते हैं? तो हम फिर उसके लिए थोड़ा सा चेंजिंग होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, अब एक्चुअली ये इंडस्ट्री में तो ऐसा वर्क नहीं होता है, लेकिन हम लोग जब जनरल पर्पस प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम पहले मैसेज देते हैं, जैसे हमको सम करना है, अभी हम यहाँ इस दोनों को हटा दिए, अब सिर्फ N1 N2 ले रहे हैं, N1 N2 सिर्फ ले रहे हैं, ये हुआ। अब हमको पहले यूजर को क्या दिए, मैसेज दिए कि आप बताइए कि आपको कौन कौन सा, सम को भी यहाँ से हम हटाएंगे, सम भी यहाँ नहीं रहेगा। ओके, 1 मिनट रुको, 1 मिनट वेट। एक्चुअली मेरा लैप ही इसलिए कर रहे थे लास्ट। हाँ, ये था कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अब वो वहां से हटा दिए, हम लोग सिर्फ अब वेरिएबल लिए, हम लोग 2 वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप का, N1 N2। अब हम इसको मैसेज दिए यूजर को, जो भी यूजर आएगा हमारे प्रोग्राम को यूज करने, उसको बोले इंटर टू नंबर, इंटर 2 नंबर दिए, इंटर 2 नंबर। अब इसको हमको यूजर तो यूजर डालेगा तो कोई तो उसको रिसीव करे, तो उसके लिए आता है स्कैनअप फंक्शन। हमारा यूजर मैसेज तो हम दे दिए यूजर को कि आप 2 नंबर को डालिए, तो कोई तो उसको रिसीव करने वाला चाहिए, तो प्रिंटफ था प्रिंट करने के लिए। अब स्कैन यूजर के इनपुट को लेने के लिए स्कैनअप फंक्शन, इसमें भी हमको क्या करना पड़ता है, पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहे हैं। यहाँ पे हमको देख रहे हैं कि हमको 2 नंबर लेना है, तो हमको 2% टी पता है, 2% टी पता है, 2% टी हम बताए, कॉमा लगाए, दो कहाँ कैसे लिख रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में 2% टी पता है, कॉमा लगाए, और यहाँ क्या होता है N1 N2। लेकिन इसके साथ साथ हमको क्या होता है, पता बताए थे एड्रेस ऑफ,
कि हमको बताना पड़ता है कि अब इसमें चूंकि हम वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं इस n1 n2 में, तो हमको बताना पड़ता है ये n1 n2 मेमोरी में कहाँ लोकेटेड है, मेमोरी में कहाँ लोकेटेड। तो दैट काम के लिए हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर हम इसको बिना यूज किए हम काम करते हैं तो देखो क्या होता है। चलो हम बिना यूज किए भी, और उसके बाद हम क्या करें, अब जब वैल्यू मेरे पास आ गया n1 n2 में, तो हम इस दोनों को सम कर रहे हैं, इस दोनों को सम किए, और फिर हम प्रिंटफ जो पहले का काम था उतना ही प्रिंटफ %d, इसमें हम और फॉर्मेटिंग कर दे रहे हैं, सम ऑफ गिवन नंबर, सम ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू %d, ये हुआ। और यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, सम। अभी देखो ये ईरर क्या आएगा, हम इसको किए, कंपाइल किए, कंपाइल हो गया ये पूरा, कोई वार्निंग नहीं देगा, लेकिन ये क्या होगा, रन टाइम एरर देगा। अब नंबर हम डाल रहे हैं, देखो 6 8, ये देखो लेगा ही नहीं, एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 6 जो हम डाल रहे थे पहला लेटर, ये कहाँ स्टोर होगा, ये प्रोग्राम को पता ही नहीं चल रहा है। ये जो हम 6 पहला नंबर डाले, ये स्टोर होगा कहाँ जाकर, ये पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारे पास ए का एड्रेस ही नहीं है। ए और बी का एड्रेस रहे तब तो हमको पता चले कि यह कहाँ स्टोर होगा। तो उस काम के लिए हम यहाँ देखो, अब जैसे इसको हम दे दिए एड्रेस ऑफ, पहले को दे रहे हैं, कंपाइल किए, रन किए। अब देखो इस केस में क्या होगा, 6 का ले लिया, 6 अपनी जगह स्टोर हो गया, 8 को दिया, देखो क्या होगा, फिर एग्जिट हो गया। क्योंकि इस अभी क्या होगा, 6 तो को एड्रेस तो मिल गया, 8 वाले को नहीं मिला कि 8 कहाँ स्टोर होगा, तो हम इसको भी एड्रेस ऑफ दिए, अब ये दे दिए। आप देखो कंपाइल करते हैं, ओके कंपाइल। अच्छा ये देखो यहाँ ये ऐप, ये फाइल खुला हुआ है, इसको बंद करने दो। ये कंपाइल किए, रन किए, 6 दिए, 7 दिए, देखो ये दे दिया, सभी को दिख रहा है। yes, sir. नहीं दिखा, अब दिखा सर, हुआ ना। तो ये आया हमारा 2 नंबर को ऐड करने का। इसको और फॉर्मेटिंग करना है तुमको। अभी हम देखो फॉर्मेटिंग कैसे कैसे किया जाता है। सम ऑफ गिवन नंबर के जगह पे हम चाह रहे हैं कि नंबर प्रिंट हो गया है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, सम ऑफ %d एंड %d इज इक्वल टू %d। हमको जहां जहां पे नंबर को, हमको अभी पढ़े थे कि हमको जहां जहां पे वेरिएबल प्रिंट करना है वहां वहां हम %d लगा सकते हैं। हमको जहां जहां वेरिएबल को प्रिंट करना है वहां वहां हम %d लगा सकते हैं। तो हम इसलिए लगाए सम ऑफ %d एंड %d इज इक्वल टू %d। और यहाँ पे हम क्या क्या हमको प्रिंट करना है, पहला %d में हमको n1 प्रिंट होना चाहिए, दूसरे %d में n2 और तीसरे %d में सम। इसको कंपाइल किए और देखो रन किए, फिर 8 दिए, 6 दिए, सम ऑफ 8 एंड 6 इज इक्वल टू 14। और कोई वैल्यू दिए, फिर से देखो, फिर रन किए हम इसको। इस बार हम थोड़ा बड़ा नंबर देते हैं, देखो 400 और 765। हमको नहीं पता इस दोनों का कितना होता है, 1165। और देखो ये हर बार क्या हो रहा है, इसका इनसाइड का डाटा चेंज कर रहा है, तुम्हारा जो वहां का डाटा हर बार चेंज कर रहा है। अब ये फॉर्मेटेड तरीके से आ रहा है कि सम ऑफ 400 एंड 765 इज 1165। फिर तुम्हारा ये वैल्यू चेंज किया, तो यही तो जनरलाइज प्रोग्राम है। अब तुम जो भी वैल्यू उसमें डालो, 8000 डाले, 8000 तो आ जाए 540 डाले, फिर ये देखो अपना डाटा चेंज कर दिया, 8000 एंड 543 8000 पर। क्लियर है सर? क्लियर नहीं है सर। बोलो क्या सर? जो लास्ट में प्रिंटफ है तो सर, लास्ट में जो प्रिंट लिखे हुए सम %d एंड %d इज इक्वल टू %d, सर यहाँ सर समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, बताते हैं। इतना तो हम लोग अभी देखे थे कि %d हमारा क्या कर रहा था, बता रहा था कि जो डाटा हम प्रिंट करने जा रहे हैं,
जो हमारा डाटा वैल्यू प्रिंट करने, वेरिएबल प्रिंट करने जा रहे हैं उसमें कैसा वैल्यू आएगा, हमारा वेरिएबल जो हम प्रिंट करने जा रहे हैं उसमें कैसा वैल्यू आएगा, ये हमको बताता था फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये फॉर्मेट बता रहा था कि किस फॉर्मेट में डाटा आएगा। ये तो क्लियर था यहां तक कि हमारा परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कर रहा था, हमारे वेरिएबल प्रोग्राम को बता रहा था कि ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल में किस प्रकार का डाटा आएगा, वो इंटीजर आएगा कि कैरेक्टर आएगा कि एरे आएगा, किस प्रकार का डाटा आएगा, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफाई करा। तो सेम उसी काम को तो किए, हमको यहाँ पे चेंज करना था, हमको यहाँ चेंज करना था, तो हम हर जगह %d लगा दिए और उसका वेरिएबल हम ये दे दिए कि अब ये बता दिया कि पहला जो %d n1 है, n1 में पहला %d वाला डाटा आएगा, n2 में दूसरा %d का आएगा और सम में तीसरा वाले का आएगा। तो ये एक फॉर्मेटिंग का तरीका था। अभी नहीं क्लियर होगा सर? हो गया। हाँ देखो, और इसको तुमको समझना, इसको इस दोनों वेरिएबल को चेंज कर दो। देखो n2 और n1 कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इस दोनों को चेंज किए और अब देखो कंपाइल किए, हम इस दोनों को क्या किए, चेंज कर, इंटरचेंज कर दिया। हम ये यहाँ कुछ नहीं चेंज किए, यहाँ पे पहले n1 था फिर n2 था तब सम था। अब हम इस दोनों को इंटरचेंज कर दिए, पहले n2 रखे फिर n1 फिर सम। अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। देखो कंपाइल किए, रन किए, इंटर कह रहा है 2 नंबर 6 और 7। अब देखो ये हम पहले क्या इंसर्ट किए थे 6 और बाद में इंसर्ट किए थे 7, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या रहा है, लिखा हुआ सम ऑफ 7 and 6 is 30। हमारा पहले इंसर्ट हुआ था 6, बाद में इंसर्ट हुआ था 7, लेकिन रिजल्ट आ रहा है 30। लेकिन रिजल्ट लिखा हुआ क्या आ रहा है, सम ऑफ 7 and 6। इंटरचेंज हो गया क्योंकि क्या किया हम, यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर दिए, वेरिएबल का हम ऑर्डरिंग चेंज कर दिए। अब क्लियर हुआ? यस सर। कि अभी भी नहीं हुआ? यस सर। सर हो गया सर। हो गया ना? यस सर। ये हुआ, और आगे जाना है, बताओ, और आगे जाना है। अब देखो थोड़ा सा एक और बताते हैं। देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो हम अभी देखे थे वो क्या काम कर रहा था, देखो अभी एक बताते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैर ले रहे हैं, और कैर अल्फाबेट ALP करके लेते हैं। ALP कैर ALP नाम का हम एक ले रहे हैं। इसमें हम क्या किए, कैरेक्टर स्टोर करवा रहे हैं, एक A स्टोर करवा रहे हैं, और A स्टोर करवा रहे हैं। हमको इसको जस्ट प्रिंट करवाना है। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर का कितना थी तो वो यूज। अब हमको पता है कि हमको कैरेक्टर टाइप का अल्फाबेट को प्रिंट करवाना है, तो हमको %C लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा ना, हमको कैरेक्टर टाइप का, हमको अभी बताया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा बताता है प्रोग्राम को कि इस वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल में आप क्या करिए, जैसे यहाँ पे ये बताता है कि ALP में आप किस प्रकार का डाटा को लाके आपको डालना है। तो हम अभी %C डाले, कंपाइल किए, ओके एक मिनट रुको, क्या एरर हो रहा है, initialization make integer from pointer without a cast। line number 3 14। ओके चलो इसी वार्निंग को हम एक्सक्यूज मारते हैं। अभी क्या क्यों नहीं आया जी, एक मिनट वेट। अच्छा इसमें एक्चुअली क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कोट से होता है, डबल कोट से नहीं, सिंगल कोट से हम कैरेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं। डबल लिख दिए तो इसलिए एरर दे रहा था। अब देखो एरर नहीं है, इसमें कैरेक्टर को हम लोग सिंगल कोट से करते हैं। ये देखो A निकाल के दे दिया, क्लियर है, देख रहे हो? यस सर। हाँ अब यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, देखो हमको पता है कि ये ALP में डाटा हम कैसा स्टोर कर रहे हैं, कैरेक्टर टाइप का, लेकिन हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को चेंज करके %D कर रहे हैं। अल्फाबेट के केस में ये काम कर रहे हैं, ये बात गौर रखना आप। तो ये क्या करेगा, एरर तो नहीं देगा, लेकिन देखो ये क्या डाटा देगा। यहीं पे तुमको फॉर्मेट स्पेसिफायर का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या है। रन किए, देखो हम तो प्रिंट किए थे ALP का, हम
प्रिंट किए ALP को। ALP के अंदर हमारा डाटा A है, जो पहले पिछले बार A प्रिंट हो रहा था, लेकिन इस बार A की जगह पे ये 65 प्रिंट हो रहा है, जो एक नंबर प्रिंट हो रहा है ना। अच्छा आश्चर्य है नहीं कि हम तो अल्फाबेट प्रिंट किए ALP के अंदर में, हम तो अल्फाबेट एक स्टोर किए थे, सॉरी एक कैरेक्टर स्टोर किए थे A, प्रिंट हम कर रहे हैं ALP, लेकिन ये देख क्यों रहा है, सारा काम इस %D का। एक्चुअली हो क्या रहा है, किसी को पता है ये क्यों हो रहा है? ASCII वैल्यू प्रिंट कर रहा है। सही। कौन बोले हो? रक्षा तुम बोले हो? धृति ASCII वैल्यू प्रिंट कर रहा है। सही है ASCII वैल्यू। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ, जब अभी हम C के केस में एरर नहीं दे रहा है, अभी हम लोग पढ़े थे C का एक ASCII C आया था, तो ASCII C जब आया तो वो क्या किया था, हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे थे अभी, ठीक है हाँ समझ गए, तो हम लोग अभी हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि ये जो ASCII आया था, देखो यहाँ पे, अच्छा से यहाँ नहीं था, जब हमारा हाँ जो भी देख रहे थे हिस्ट्री जो आया था अलग अलग, देखो यहाँ अच्छा ये C99 जो आया, इसी में ASCII को किया। ये क्या किया गया, सारे कैरेक्टर का एक अल्फाबेट नाम दे दिया, सारे कैरेक्टर का एक अल्फाबेट। तो उसमें क्या हुआ, तुम ASCII टेबल खोल के देखना, उसमें सारे का है ASCII। देखो ASCII टेबल अगर हम खोले, ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है ASCII का, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, ऐसे कुछ करके देखो इसका, हाँ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII। अब ASCII हम टेबल देखो, अच्छा ASCII हम सर्च कर लिए, ASCII सिंबल्स, देखो ASCII का ये टेबल है, इसमें हर कैरेक्टर का देखो एक अति है। तो यही क्या करता है, C हमारा इसको फॉलो करके चलता है, C हमारे इसको फॉलो करके चलता है। तो वो क्या कर रहा है, हमारे अल्फाबेट का उसका जो इक्विवेलेंट ASCII कैरेक्टर है उसको निकाल के दे दे रहा है। इसलिए तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली कैपिटल A का ASCII वैल्यू इंटीजर में %D होता है, इसलिए वो निकाल के दे दिया। क्लियर है? तो यहाँ तुमको क्या हो गया, यहाँ ये बताने का मेन मोटिव था हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर का कंसेप्ट क्लियर करना, फॉर्मेट स्पेसिफायर का कंसेप्ट क्लियर करना कि हम लोग %T %C क्यों यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम एक चीज और बताते हैं, उसके बाद हम छोड़ देंगे। यहाँ पे हम जो सम लिख रहे थे, सम इक्वल टू n + n1 + n2, हम चाहे इसको सम नहीं लिख करके हम यहाँ से हम डायरेक्ट यहीं पे सम कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखो क्या किए, सम ऑफ ये, और यहीं पे हम n1 + n2 पे ये भी कर सकते हैं। हम एक तीसरा वेरिएबल नहीं लिए, हमको भी करना है क्लास। देखो C का सबका है, ठीक। अच्छा मैसेज पहुंचा दिए, ठीक है, पहुंचा, अच्छा किए हो। ये अपने बैच को पहुंचा देना मैसेज कि जिसको भी C अथी नहीं है, आज तो है, आज का ऐसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वीडियो चला जाएगा, लेकिन नेक्स्ट बैच में जिसको भी अपना होगा कंटिन्यू कर सकते हैं आकर के C का। हमको पता है बहुत किसी का C नहीं है यहाँ होगा क्लियर। तो ये क्या किया, अब हम देखो सेम इसको प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। हम इस प्रोग्राम को रन किया, 7 8 15 दिया, तो कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं हुआ। हम क्या किए, जो हम लोग काम सम को कर रहे थे, वो सम को काम वहां नहीं करके हम यहाँ पे ही डायरेक्ट कर लिए। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब हमको लगता है बहुत हो गया इतना। अब इसके आगे अब यहाँ तक कर लोगे, इसके आगे तब हमारा क्या होगा, तब हम कंडीशनल पढ़ेंगे कि यहाँ से हमको कंडीशन की आवश्यकता थी, इफ एल्स की क्यों आवश्यकता पड़ी। ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन पता क्यों आवश्यकता पड़ी इफ एल्स को यूज करने का, जब हम यहाँ वर्क सब कर रहे थे। तो हम करते हैं कि हम यहाँ तक रखे या आगे चलना है? सर यहाँ ही तक रहने दीजिए। यस सर, यहीं तक रहने दीजिए। ओके, तो यहाँ तक रहने दे। तो अब ऐसा है कि हम तो सोचे थे कि रेगुलर, लेकिन क्या रेगुलर क्लास करना है कि ऐसे ही अल्टरनेट ही चलने दें?
फिर से बता दो, क्योंकि टॉपिक तुम लोग को बहुत पढ़ना है। अब हम लोग को डाटा स्ट्रक्चरिंग सीबी सर कल ले सकते हैं सर, संडे है तो। कल तो देखो हम कल तो नहीं ले पाएंगे कल, क्योंकि थोड़ा सा इशू हम कल थोड़ा सा, क्योंकि मेरा कल डीएसटी का एग्जाम है, डीएसटी से